आज के जो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जिसका हम अभ्यास कार्य कराने वाले हैं, वो है समर्थ कार्य पुस्तिका हिंदी का। जो कक्षा 5 का तो आपका पूरा हो चुका है समर्थ का। अब अगर आपने कक्षा 5 के जो भी पूरे वीडियोज हैं नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर सभी समर्थ कार्य पुस्तिका के सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो जो कक्षा 6 वाला बच रहा है, जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है, उसी के बारे में आज हम इसमें अभ्यास कराने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। जो कार्यपत्रक नंबर है 4 आपका, और पेज नंबर है 27, वहाँ से आपका जो बच रहा है वो वाला पार्ट अब पूरा करवाने वाले हैं यहाँ से। तो यहाँ पर देखो, कार्यपत्रक नंबर 4 में दक्षता कहानी द्वारा शब्दों के प्रासंगिक संदर्भ को अर्थ को समझ पाना। तो यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ यानी कि एक कहानी दी गई है, उस कहानी को पढ़कर नीचे जो प्रश्न दे रखे हैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ये कहानी आपको दे रखी है। सुंदरवन में लाली नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वो इतनी चालाक थी कि किसी को भी आसानी से मूर्ख बना देती थी। जंगल का ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उसकी चालाकी का शिकार ना बना हो। एक दिन जंगल के कुछ जानवर लाली की चालाकी की चर्चा कर रहे थे कि राजा शेर सिंह वहां से गुजरे। उनकी बातें सुनकर वे भी लाली की चालाकी जानने को उत्सुक हो उठे। उन्होंने तुरंत हरकारे तोते द्वारा लाली को दरबार में उपस्थित होने का संदेश पहुंचाया। निश्चित समय पर लाली राजा शेर सिंह के सामने दरबार में उपस्थित हुई। शेर सिंह ने कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो और अपनी बुद्धिमानी से किसी को भी चकमे में डाल सकती हो। अब सब आपका आशीर्वाद है महाराज, लोमड़ी बोली। ठीक है, इस प्रकार ये पैराग्राफ खत्म होता है, यानी कि ये जो कहानी है वो खत्म। तो अब इसमें से आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके उत्तर आपको बताने हैं। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर राइट का निशान लगाइए। जानवर किसकी चतुराई की चर्चा कर रहे थे? सभी जानवर किसकी चतुराई की चर्चा कर रहे थे? लाली की, शेर सिंह की या चित्तराम की? किसकी? लाली की। तो यहाँ पर लाली वाले पे राइट। दूसरा है, राजा शेर सिंह ने किसकी बात सुनी? मनुष्यों की, जानवरों की, कि दोनों की? तो वहां पर तो सिर्फ जानवर थे, इसलिए जानों की, यानी कि जानवरों की उन्होंने बात सुनी। लाली लोमड़ी की चालाकी जानने को कौन उत्सुक हो उठा? यानी लाली लोमड़ी थी, उसकी जो चतुराई थी या चालाकी थी उसको जानने के लिए कौन उत्सुक हो उठा था? तो वो था तोता, चित्तराम या शेर सिंह। तो इनमें सही उत्तर है शेर सिंह। राजा शेर सिंह का संदेश वाहक कौन था? जो राजा शेर सिंह ने किसको भेजा था लोमड़ी के पास अपना संदेश पहुंचाने के लिए? तो कौवा, कबूतर या तोता? तो इसमें सही उत्तर है तोता। दूसरा यहाँ पर देखो, किसने किससे कहा? ये अब आपको बताना है कि किसने किसको ये कहा है। हमने सुना है कि तुम बहुत चतुर हो, किसने कहा? शेर सिंह ने। किससे कहा? लाली को। सब आपका आशीर्वाद है महाराज, ये किसने कहा? लाली ने। किससे कहा? शेर सिंह को। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर बनना है। वाक्यों में विशेषण शब्द को रेखांकित कीजिए। यह वाक्य दे रखे, इनमें आपको विशेषण जो शब्द होते हैं उनको आपको रेखांकित यानी उनके नीचे रेखा खींचनी है। तो जैसे यहाँ पर देखो उदाहरण भी दे रखा है, रोहित क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। तो यहाँ पर अच्छा है वो एक विशेषण है, यानी कि उसकी विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर आएगा अच्छा। फिर देखो, लोमड़ी चालाकी से काम लेती है, तो चालाकी उसकी विशेषता है। तो वो बंदर नकलची होता है, तो इसमें नकलची इसकी विशेषता, इसलिए वो बताया गया। फिर इसमें देखो, मैंने 2 मीटर कपड़ा खरीदा। इसमें क्या है? कपड़ा खरीदा। तो इसके अंदर जो आएगा वो है खरीदा पर। फिर अगला यहाँ पर देखो, जानवरों में लोमड़ी को चालाक जानवर कहा जाता है। पक्षियों में किस पक्षी को आप चालाक पक्षी कहेंगे? अपने शब्दों में लिखिए। ये आपके अपने हिसाब से बताना है, कोई नहीं है कि आप यही जानवर हो सकता है। तो हम एक कहानी के आधार पर बता सकते हैं कि एक कहानी के आधार पर हम कोए को चालाक पक्षी कह सकते हैं। कोए और लोमड़ी की जो कहानी थी उसमें देखो, कोए और लोमड़ी की कहानी में कोए की चोंच से रोटी का टुकड़ा लेने के लिए लोमड़ी कोए को मूर्ख बनाती है, पर वह नहीं बनता है। तो आपने एक कहानी सुनी होगी जिसमें एक कौवा और एक लोमड़ी होती है। वो लोमड़ी आकर बोलती है कोए को कि आपकी आवाज बहुत मधुर, आप मुझे एक गाना सुनाओ, ताकि वो जब जैसे वो गाना सुनाने की बात करेगा और उसके मुंह से वो रोटी निकल जाएगी तो वो रोटी मैं ले लूंगी। पर वो जो कौवा होता है वो बहुत चालाक होता है, वो उस रोटी को अपने पैर के नीचे दबाकर फिर वो गाना गाता है। तो फिर वो लोमड़ी निराश होकर वहां से चली जाती है। इसलिए हम एक पक्षी के रूप में तोते को, कहानी के आधार पर हम तोते को बुद्धिमान या चालाक मान सकते हैं। यहाँ पर पेज संख्या 27 होती है खत्म। अभी हम चलते हैं पेज संख्या नंबर 28 पर। तो यहाँ पर भी एक कहानी दे रखी है, बहुत बड़ी वाली कहानी यहाँ पर। फिर यहाँ पर इसके नीचे भी देखो कुछ प्रश्न दे रखे, उनके उत्तर हमें बताने हैं।
दी गई कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप इसको आराम से अपने धीरे धीरे पढ़कर भी लिख सकते हैं। मैं इसमें वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए जल्दी जल्दी पढ़ूंगा, ठीक है। एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वे उसके बिस्तर के नीचे खुदाई करें। इसके बाद जल्दी उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान पर खुदाई शुरू की। खुदाई के समय खुदाई से एक के ऊपर एक तीन रखे पात्र निकले, मतलब रखे तीन पात्र निकले। सबसे ऊपर वाले में मिट्टी, बीच में सूखा गाय का गोबर और नीचे पात्र में भूसा भरा था। इससे सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ में नहीं आया। सबसे बड़े भाई ने कहा, पिताजी पात्रों में सकी चीजों के द्वारा हमसे कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने बहुत सोचा, परंतु उनमें से कोई भी समस्या को सुलझा नहीं पाया। अंत में उन्होंने अपने डॉक्टर, जो कि उनके पारिवारिक मित्र भी थे, उन्हें यह सुलझन बताने का निर्णय लिया। जब भाइयों ने समस्या मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी तो हंसने लगे। उन्होंने कहा, इसका अर्थ बहुत आसान है। तुम कहते हो कि सब ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है, इसका मतलब वह सबसे बुरे पुत्र को खेती देना चाहते थे। दूसरे पुत्र को गाय का गोबर, दूसरे पुत्र पात्र में गाय का गोबर, इसका मतलब हुआ कि वह दूसरे को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। आखिरी पात्र में भूसा है। भूसा सुनहरे रंग का होता है, इसका अर्थ है कि वह अपने सबसे छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते थे। सबसे छोटे भाई ने कहा, पर एक बात समझ में नहीं आई कि पात्रों के नीचे चांदी का सिक्का क्यों था। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम मेरे पास पूछने आओगे, इसलिए यह सिक्का मेरा इनाम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो प्रश्न पूछे हैं, तीन पात्रों के अलावा इनमें से कौन से शीर्षक इस कहानी के लिए सबसे उपयुक्त है। इस कहानी का अगर शीर्षक तीन पात्र ना होकर कौन सा एक शीर्षक हम लिख सकते हैं, तो शीर्षक हो सकता है तो पुत्रों का झगड़ा, बुद्धिमान पिता, डॉक्टर का उपहार या लालची जमींदार। इनमें से कौन सा होता है, तो इसमें से अगर जो इस कहानी का शीर्षक होता वो होता स, बुद्धिमान पिता। तो इस पर आप राइट लगा सकते हो। दूसरा है, दूसरे पुत्र को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। बीच वाले भाई के लिए, सबसे बड़े भाई के लिए, डॉक्टर के लिए या सबसे छोटे भाई के लिए। तो यहाँ पर बीच वाले भाई के लिए देना चाहते थे। जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वो हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह इस वाक्य में किया गया, इसका अर्थ इनमें से किससे मिलता है, जुलता है। यानी कि जो रखी शब्द इसमें जो इसमें उपयोग किया गया है, उस रखी का अर्थ क्या होता है, तो इसमें एकत्र की, लिखकर दी, हल किया, प्रस्तुत की, तो यानी उनके सामने प्रस्तुत की, यानी उनके सामने ये बात रखी, इसलिए यहाँ पर प्रस्तुत आएगा। सबसे नीचे वाले पात्र में चांदी का सिक्का था, खेत की मिट्टी थी, गेहूं के दाने थे, अनाज के सूखे हुए तिनके थे। सबसे नीचे वाले पात्र में क्या था, तो भूसा था, यानी कि अनाज के जो भूसा होता है वो सूखे तिनके, उनको भूसा बोलते हैं। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो दो वाले पे राइट लगाना है। फिर अगला है कार्यपत्रक नंबर है आकलन पत्रक 7 और पेज संख्या 29। कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक किसान के 4 बेटे थे, तंदुरुस्त थे लेकिन निकम्मे, दिन भर आवारागर्दी करते थे, कोई काम नहीं करते थे। एक बार किसान बीमार पड़ा। उसने बेटों को बुलाकर कहा, मैं अब नहीं बचूंगा, तुम लोग मेरी मृत्यु के बाद जमीन में गड़ा धन निकाल लेना। जल्दी ही वह चल बसा। चारों बेटों के पूरा खेत खोद लिया मगर कुछ हाथ न लगा। बहुत निराश हुए। तभी एक ने कहा, गेहूं बो देते हैं, उस साल बहुत अच्छी फसल हुई, उन्हें अच्छा लाभ मिला। सब समझ गए कि मेहनत ही धन है। तो यहाँ पर देखो प्रश्न पूछा है, सही उत्तर पर आपको राइट लगाना है, ठीक है। निकम्मे शब्द का क्या अर्थ निकलता है, कम अकल वाला, जो किसी काम का नहीं, बेकार। तो यहाँ पर नहीं किसी काम का नहीं, बेकार वाले पर निकम्मा। चल बसा का अर्थ क्या है, जाकर दूसरी जगह बस गया, उसकी मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। ग, किसान ने मरते समय अपने बेटों से क्या कहा था, किसान ने, उत्तर इसका ये होगा, किसान ने मरते समय अपने बेटों से कहा कि अब मैं ज्यादा दिन नहीं जिंदा रह पाऊंगा, तुम खेत में गड़े हुए धन को खोद कर निकाल लो, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो दिए गए शब्दों के विलोम शब्द आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पर जो शब्द दे रखे इन शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करने हैं, जिन शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखने हैं, तो यहाँ पर देखो अर्थ है तो उसका विलोम शब्द होगा निरर्थक, अर्थ का विलोम शब्द होगा निरर्थक। और आशा का होगा निराशा, जल्दी का देरी, मृत्यु का जन्म, बीमार का स्वस्थ, अच्छा का बुरा, ठीक है। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ मुहावरे, उनके अर्थ लिखकर आपको वाक्य बनाने हैं। मुहावरा जैसे देखो, कुछ हाथ न लगना, तो यानी कि कुछ भी प्राप्त नहीं होना। फिर दूसरा देखो, खूब पसीना एक करना, खून पसीना एक करना, यानी बहुत ज्यादा मेहनत करना। तो अगला है, हाथ कंगन को आरसी क्या,
यानी मेहनत ही धन है, आलस नहीं। यानी कि इसका अर्थ है कि मेहनत करोगे तो ही, मेहनत ही धन है, आलस धन नहीं है। यानी हाथ कंगन कुआर सीखे। आस्तीन का सांप यानी कि घर का दुश्मन। तो चलते हैं पेज नंबर 30 पर, कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक 6 में दिए गए अनुच्छेद में पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें भी आपको यहाँ पर पढ़कर इनके उत्तर आपको लिखने हैं। आइए आपको लिए चलते हैं झीलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर शहर में हमें संगमरमर के महल तथा पहाड़ों की एक कतार के साथ झीलें ही झीलें दिखाई देती है, इसलिए इसे झीलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की फतेहसागर झील, सहेलियों की बाड़ी तथा पिछोला झील प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि महाराजा लाखा ने इस झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया था। महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। मोती मगरी यहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति है। इसके आसपास सुंदर बगीचे हैं। राजस्थान का यह खूबसूरत शहर देश विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। नीचे नंबर 1 पर यहाँ पर देखो प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। उसमें झीलों की नगरी को कौन से शहर को झीलों की नगरी कौन से शहर को कहा जाता है? ठीक है, तो झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झीलों की नगरी उदयपुर शहर को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के नाम लिखिए। उदयपुर के जो दर्शनीय जो पर्यटन स्थल है वो कौन कौन से हैं? तो उदयपुर के दर्शनीय पर्यटन स्थल हैं फतेहसागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील, मोती मंगरी और प्रताप गौरव केंद्र। तीसरा है, उदयपुर शहर किसने बसाया था और कब? तो उदयपुर शहर महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में बसाया था। अगला है, वाक्य बनाइए। ठीक है, तो इन सबको ये जो शब्द दे रखे हैं इनसे आपको वाक्य बनाना है। देश विदेश से, तो ताजमहल को देखने देश विदेश से लोग आते हैं। फिर खूबसूरत, उदयपुर राजस्थान का एक खूबसूरत शहर है। सैलानी, उदयपुर में देश विदेश से सैलानी आते हैं। अगर आप यहाँ पर ताजमहल ना लिखो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो उदयपुर को देखने के लिए। ठीक है, तो उदयपुर को देखने के लिए, या इस प्रकार से आप उदयपुर लिख सकते हैं क्योंकि ये उदयपुर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम उदयपुर ही लिख देते हैं। ठीक है, तो उदयपुर को देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। ठीक है, तो देश विदेश। खूबसूरत में यहाँ पर खूबसूरत आ चुका है। सैलानी में यहाँ पर देखो उदयपुर में देश विदेश से सैलानी आते हैं, तो यहाँ पर भी सैलानी हो गया। बंजारा, पिछोला झील का निर्माण बंजारा द्वारा किया गया है। एक बंजारा द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आकर्षण, पिछोला झील प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। फिर तीसरा प्रश्न, पिछोला झील किसने बनवाई थी? पिछोला झील महाराजा लाखा ने एक बंजारे द्वारा बनवाई थी। यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप वहां जाकर क्या क्या देखना चाहेंगे? अगर आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले आप क्या क्या देखना चाहोगे? तो यदि हमें उदयपुर जाने का अवसर मिले तो हम सभी दर्शनीय स्थल देखना चाहेंगे। यानी कि जो भी वहाँ पर दर्शनीय स्थल है वो सब देखना चाहेंगे। झीलों को और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? झील और जो नदियां होती हैं उन्हें हमें प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो हमें पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए और झीलों और नदियों में कचरा और पॉलिथीन नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, तो पेज संख्या यहाँ पर आपकी हो गई है 30। अब चलते हैं पेज संख्या 31 पर और कार्यपत्रक नंबर है 7। भारत में बहुत लोग यात्रा करने के लिए रेलगाड़ियों का उपयोग करते हैं। वे तेज व सस्ती है और उपयोग करने में आसान है। विशेष रूप से लंबी यात्रा के लिए इसके अलावा वे अधिकतर स्थानों तक जाती है। इसलिए चाहे आप सबसे बड़े शहर में हो या सबसे छोटे गांव में, संभावना यही है कि आप रेलगाड़ी का ऊंचा हॉर्न जरूर सुना होगा आपने। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रेलगाड़ियां बहुत उपयोगी है। यदि रेलगाड़ियां ठीक से न चले तो लोग बहुत सी महत्वपूर्ण वस्तुएं नहीं खरीद सकेंगे। यदि रेलगाड़ियों को चलाना बंद कर दे तो लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे, दुकानों तथा सामानों को नहीं पहुंचाया जा सकेगा और पूरा देश थम जाएगा। भारतीय रेल दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक है। भारतीय रेल प्रतिदिन लगभग 13,000 रेलगाड़ियां चलाती है, जिनमें से बहुत लोग यात्रा कर रहे हैं। यह इतने अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है कि यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी है। जी हाँ, इसलिए जब आप अगली बार किसी रेलगाड़ी को गुजरते देखें, मुस्कुराए और हाथ हिलाकर इसका स्वागत करें। जो रेलगाड़ी सबसे अधिक दूरी तय करती है इसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। ये असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक सफर करती है। यह 4,286 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर आप शुरू से अंतिम स्टेशन तक गाड़ी में यात्रा करें तो आपको 80 घंटे और 15 मिनट का समय लगेगा। यह कुल 55 स्टेशन पर रुकती है।
इससे अब प्रश्न पूछेंगे। देखो भारत में प्रतिदिन कितनी रेलगाड़ियां चलती हैं, तो इसका उत्तर यहाँ पर आपको दिखा होगा, ये देखो 13,000 रेलगाड़ियां। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ग, लगभग 13,000। फिर दूसरा देखो, भारत में रेलगाड़ियों का उपयोग कौन करता है? केवल गांव वाले, लगभग प्रत्येक व्यक्ति, या केवल कार्यालयों में जाने वाले? तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति उसका उपयोग करता है। तो यहाँ पर ख। क्या आपने कभी रेल यात्रा की है? अगर हाँ तो बताएं उस यात्रा के बीच कौन कौन से रेलवे स्टेशन आए हैं। अगर आपने की है तो यहाँ पर हाँ लिखिए और उनका नाम लिखिए, अगर नहीं की है तो यहाँ पर नहीं लिखिए। मैंने खुद तो की है, लेकिन अगर आपने किसी ने नहीं की तो यहाँ पर नहीं लिखोगे। और कई की है आपने यात्रा, तो आप यात्रा कहाँ से कहाँ तक की उसका आप लिख सकते हो। ठीक है, सबसे लास्ट में है यहाँ पर आपका आकलन पत्रक 8, और इसके बाद आपकी जो ये बुक है वो खत्म होगी, यानी कि इसके एक भी अब बचा नहीं है पेज। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन को सफल बनाने की प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने देश के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए अनेक प्रयास किए, आंदोलन किए, भूकंप पीड़ितों की सेवा अत्यंत परिश्रम से करने का कारण वे शीघ्र ही लोकप्रिय नेता बन गए। वकालत की शिक्षा प्राप्त करके थोड़े ही समय में उन्होंने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया था। वे उनके विचारों से इतना प्रभावित थे कि वकालत छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। वहीं आगे चलकर भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी वो बने। तो इसी गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न है, पहला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके विचारों से बहुत अधिक प्रभावित है? यानी कि राजेंद्र प्रसाद थे वो किसके विचारों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। तो इसका उत्तर है ये। किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने? वो किन कारणों से लोकप्रिय नेता बने? तो किसानों की समस्याएं दूर करने और भूकंप पीड़ितों की सेवा करने से वो बहुत जल्द लोकप्रिय नेता बन गए। यानी कि वो किसानों की समस्याएं दूर करते थे और भूकंप पीड़ित जो होते थे उनको उनकी भी सेवा करते थे, इसके लिए वो जल्दी लोकप्रिय नेता बन गए। राजेंद्र बाबू ने वकालत क्यों छोड़ी? यानी कि जो राजेंद्र प्रसाद थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी यही बने थे, तो उन्होंने वकालत क्यों छोड़ी? तो राजेंद्र बाबू गांधी जी के विचारों से काफी प्रभावित थे और उन्होंने आंदोलन में भाग लेने लगे थे, और वो आंदोलनों में भाग लेने लगे थे, इसलिए उन्होंने वकालत छोड़ दी थी। वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने उनके जो आंदोलन होते हैं उनमें भाग लेने की कारण उन्होंने वकालत को छोड़ दिया था। यहाँ पर देखो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर लिखोगे राजेंद्र प्रसाद। परिश्रम का समानार्थी शब्द मेहनत है। ठीक है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखने हैं। ठीक है, यहाँ पर शब्द दे रखे, उनके विलोम शब्द क्या होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। प्रभावित का अप्रभावित, लोकप्रिय का अलोकप्रिय, सहयोग असहयोग, सफल असफल। ठीक है, तो यहाँ पर खाली अ लगाना है क्योंकि सब में एक ही जैसा, बस वही उनका विलोम शब्द है। प्रभावित का अप्रभावित, लोकप्रिय का अलोकप्रिय, सहयोग का असहयोग और सफल का असफल। फिर अगला देखो, वाक्य पूरे कीजिए। इसमें आपको जो की, के, को, की, ये चारों अक्षर है वो आपको भरने हैं। किस जगह पर कौन सा अक्षर भरना है आपको? जो यहाँ पर देखो अ है, यहाँ पर डॉक्टर प्रसाद ने किसानों, यहाँ पर की आएगा ये वाला, समस्याओं को दूर किया, की समस्याओं को दूर। गांधी जी के, यहाँ पर आएगा के साथ असहयोग आंदोलन में कूदे। उन्होंने भूकंप पीड़ितों की, यहाँ पर भी ये वाला की ही आ रहा है, तो यहाँ पर की बहुत सहायता की। फिर अगला है, आंदोलन को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाई, तो यहाँ पर आएगा को। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको पता चल गया कि किस जगह पर कौन सा आ रहा है, की और के, को, इस प्रकार के जो शब्द है वो यहाँ पर आने वाले हैं। फिर अगला यह लास्ट वाला प्रश्न है कि यदि आपको देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो आप क्या नया करना चाहोगे? तो यदि हमें राष्ट्रपति बनने का मौका मिले तो हम सबसे पहले भ्रष्टाचार मिटाने का काम करेंगे, ये एक स्पेशल टीम का गठन करेंगे। सबके विचार अलग हो सकते हैं, आप अपने विचार यहाँ पर लिख सकते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब यहाँ पर अभी खत्म हो चुकी है। तो अभी शुरू करेंगे कक्षा 4 की जो नई गाइड पुस्तिकाएं मिली उनका अध्ययन करवाना। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना व्हाट्सएप पर। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटी का बटन दबा दो ताकि जब भी कोई नया उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।